शनि राहु केतु इनसे डरना नहीं चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से इन्हें बुरा नहीं माना जाता। पहली बात तो इसे कंफर्म करते हैं कि ये तीनों प्लैनेट्स बुरे नहीं हैं। तीनों प्लैनेट्स ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हों। ये तीनों प्लैनेट हमारे डर को दिखाते हैं या फिर कह लीजिए हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सब हमारा पिछला कर्म बंधन है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा, कि भाई क्या कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो हमें प्लस की तरफ लेके जाएंगे, या कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं जो हमें नीचे गिराएंगे। तो सर इन तीनों प्लैनेट्स को ये नेगेटिव क्यों लेबल दिया गया है? ये प्लैनेट्स जो है नेगेटिव नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिक्सल ऑकल टॉक्स, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग मोडालिटीज़, अलग अलग स्पिरिचुअल साइंसेस के इनर डेप्थ के बारे में, कि क्या उसके पीछे रीज़न है, क्या हमारी कुंडली में हमारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। तो आज जो हमें गाइडेंस देने वाले हैं वो हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं और काफ़ी सारी स्पिरिचुअल साइंसेस से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा 3 मेजर प्लैनेट्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं, और कहा जाता है हर एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में हमें डराता भी है, दैट इज़ शनि, राहु एंड केतु। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ये पॉडकास्ट पूरा देखें, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो चलिए सर से ही बात करते हैं कि क्यों ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारे को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जय सिया राम। जय सिया राम सर। तो हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातों में आपसे सुना भी है कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, आप मेजर 3 प्लैनेट्स हैं जो हर चीज़ को डिस्टर्बेंस करते हैं, या कह लीजिए हर चीज़ का इन्फ्लुएंस बैड होता है इन 3 मेजर प्लैनेट्स के लिए, राइट? दैट इज़ शनि, राहु, केतु। तो एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से इसे क्यों इतना बुरा माना जाता है, इन्हें क्यों नेगेटिव प्लैनेट्स बोला जाता है? देखिए मैम, एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से इन्हें बुरा नहीं माना जाता। पहली बात तो इसे कंफर्म करते हैं कि ये तीनों प्लैनेट्स बुरे नहीं हैं। जी, ठीक है, पापी ग्रह हैं पर सबके लिए नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि ये सिर्फ जो विदाउट डिग्री एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, ये उनकी वजह से डर बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर एस्ट्रोलॉजर जो भी बात कर रहा है, आपके शनि की 7.5 चल रही है, राहु का इन्फ्लुएंस है, केतु बिल्कुल का जी, है। बिल्कुल। यही ये डर के, ये और थोड़ा सा उनका धंधा है ये। जब तक डराएंगे नहीं, जेब नहीं गर्म होगी। अच्छा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये तीनों प्लैनेट्स ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हों। ठीक है। फॉर तुला, मैं एग्जांपल देता हूँ, तुला लगन के लिए शनि देव जो हैं वो उनके सुख भाव के स्वामी हैं। अच्छा, ठीक है। तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है। तो ऐसे बहुत से, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि ऐसे बहुत से लग्न बनते हैं, ऐसे बहुत सी राशियां बनती हैं जिनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो पहली बात तो शनि राहु केतु, इनसे डरना नहीं चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल। और कोई भी विद्या हो, कोई भी प्लैनेट हो, उससे डरना नहीं, उससे समझना चाहिए कि आखिरकार वो हमें नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, पर क्यों दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर ये जो राहु, शनि, केतु, ये तीनों प्लैनेट हमारे डर को दिखाते हैं या फिर कह लीजिए हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाते हैं, कि जो हम अपने पिछले कर्मों से लेके आ रहे हैं? देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, 9 के 9 प्लैनेट्स, वो सब हमारा पिछला कर्म बंधन है। अच्छा, ठीक है। जब भी उनकी दशा महादशा एक्टिव होगी तो वो हमारे उन कर्मों से रिलेटेड हमें फल देंगे। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा, अच्छा, जिसे एक ज्योतिषी पढ़ सकता है कि हमने ऐसी कौन सी भूल करी है जिसकी वजह से आगे हमें परेशानियां, या फिर आगे हमारा समय अच्छा रहने वाला है। अच्छा, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी जो है, साइंस है इसका, कि भाई क्या कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो हमें प्लस की तरफ लेके जाएंगे, या कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं जो हमें नीचे गिराएंगे। ओके। तो सारे प्लैनेट्स जो हैं, सिर्फ ये 3 प्लैनेट्स नहीं। ऐसे कहने की बात है कि जुपिटर जो है वो शुभ प्लैनेट है, पर कईयों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुला लगन, मेरे पास बार बार मुंह पे वही आता है, तो उसके लिए जो जुपिटर की राशियां हैं, जो कि धनु और मीन राशि, उसके लिए तो बहुत नेगेटिव प्लैनेट हो गया जुपिटर, और हालांकि कहने के लिए शुभ प्लैनेट है वो। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों प्लैनेट्स नहीं, कोई भी प्लैनेट
अलग अलग राशि के लिए, अलग अलग लग्न के लिए नेगेटिव हो सकता है और कोई भी प्लैनेट उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो सर इन तीनों प्लैनेट्स को ये नेगेटिव क्यों लेबल दिया गया है? लेकिन हम काफ़ी जगह देखें कि सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स में ये तीनों प्लैनेट अगर स्ट्रांग हो तो उन्हें वो और सक्सेस देते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने बताया फॉर तुला लग्न, वृष लग्न के लिए ये प्लैनेट्स जो है नेगेटिव नहीं है। जी ठीक है, रीज़न क्या है? अगर मैं वृष लग्न बनाऊं तो उसमें 9th और 10th लॉर्ड जो है शनिदेव बनते हैं। राहु केतु की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास अपनी राशि नहीं है। ठीक है, अब उनका इम्पैक्ट कैसे हम जज करेंगे? जिस भी राशि में वो बैठे हैं उनके साथ उस प्लैनेट का, उस राशि के स्वामी का कैसा संबंध है, उससे हम जज करेंगे वो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, बट पर्टिकुलर मैं यहाँ शनि की बात करूँगा, शनि महाराज की बात करूँ तो कुछ लग्न इतने अच्छे हैं जहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें दिखता है शनि से रिलेटेड। ठीक है, शनि हैं क्या? पहले शनि को समझते हैं। ये हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में ये 10th हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। अगर हम दोनों को कोरिलेट करें, 10th हाउस होता है हमारा फ्री विल का हाउस। ठीक है, जो कि इंसान कहता है ना कि ये कर्म मेरा किसी बुरी समय की वजह से हुआ, बट अगर इस पर्टिकुलर एक सेंटेंस पे बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। वो कर्म हम खुद करते हैं अपनी सोच से, अपनी समझ से। अब चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, वो भगवान देख रहे हैं। ठीक है, तो शनि क्या है? कर्म के दाता है। ठीक है, शनि की मार ऐसी है, जब शनि महाराज ने रावण जैसे महापंडित को नहीं छोड़ा। ठीक है, जब मेघनाद का जन्म हुआ तो सारे प्लैनेट्स एक जगह बंध गए, पर शनि देव एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने जिस भाव में रावण उन्हें बिठाना चाहता था उससे एक भाव आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है, डिसिप्लिन है कि मुझे इसके लिए कोई सा भी दंड लेना पड़े मैं लूँगा, पर मैं करूँगा। ठीक है, इसीलिए जब इंसान एक चीज़ में अड़ जाता है ना तो वो कार्य करने में सफल हो जाता है। तो इसलिए सक्सेसफुल आदमी के पीछे, और राहु क्या है? राहु के पास सबसे ज़्यादा बाहुबल है, काम करने की क्षमता, काम करने के नए तरीके, वो सिर्फ राहु के पास है। ठीक है, तो ये प्लैनेट भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और देखिए राहु अगर हम बात करें प्रैक्टिकल प्लैनेट रूप में हमें नहीं दिखता, ये एक सिर्फ छाया ग्रह है। जब छाया होने से उसके पास इतना बल है, अगर वो पिंड स्वरूप होता तो उसके पास कितना बल होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये प्लैनेट भी बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में जो आज का युग है, स्मार्ट युग है, तो इसे हैंडल करने के लिए ना राहु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इन सारे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखते हुए हम हर चीज़ पे बात करें। हर सक्सेसफुल आदमी, आप किसी को भी देख लेना, राहु और शनि ये मेन रोल प्ले करेंगे। ओके तो सर अगर हम इसी में और इन डेप्थ बात करें तो पहले हम लेते हैं शनि की बात, कि शनि देव को माना जाता है डिसिप्लिन का कारक, डिलेज का कारक बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं शनि हमें एक सही राह भी दिखाता है, हमारा कार्मिक पैटर्न को सही, हमारी पिछली गलतियों को सही करने का एक तरीका भी है। हाँ देखिए, शनि के बारे में मैंने यही कहा कि ये हमारे कर्मों का फल अवश्य देंगे। डिले का क्या कारण है, मैं उसकी आपको पूरी कथा बताता हूँ क्या कारण। जी जब भी अभी मैंने जिक्र किया रावण का, जब वो बाहर निकला तो रावण ने उनकी एक पैर को तोड़ दिया जिससे कि वो थोड़ा स्लो चलने लगे। या आप ये कह लीजिए ये एक ऐसी कथा बनाई गई कि इस एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए कि शनि का जो गोचर होता है एक राशि में 2.5 साल का होता है। ठीक है, तो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट जो है शनिदेव है। ठीक है, तो इसलिए जो डिलेनेस का कारक दिया गया है वो इस वजह से इन्हें टैग दिया गया है, क्योंकि एक तरीके से वो स्लो मूविंग हो गए, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, किसी भी रिजल्ट को देने के लिए वो थोड़ा सा लेट करते हैं। और दूसरा अगर मैं इसी पर्पज से बात करूं, कर्म के तरीके से उस कर्म का फल भी वो ज़रूर देते हैं, भले ही वो डिले दें। न्याय के देवता भी शनिदेव हैं। ठीक है, जहाँ क्योंकि यमराज के भाई भी हैं साथ ही साथ, तो न्याय के देवता जो हैं शनिदेव हैं। तो कर्मों से रिलेटेड जो न्याय है, अब हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो हमें न्याय भी वैसा ही मिलेगा, अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट है वो वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअल में हमारे कर्म के लेखे जोखे को अपनी दशा में या साढ़सती में या ढैया में ये हमारे सामने लेके आते हैं। तो इस वजह से हमारा डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि क्या शनि महाराज के लिए एक बात होती है कि इंसान जो है कर्म तो करता रहता है अपनी धुन में, जब इनकी दशा आती है तो वो ये नहीं देखता मैंने कर्म क्या किए हैं,
बस सारा दोष जो है शनि महाराज पे थोप देते हैं। और आजकल जो हमारे पंडित जी लोग हैं उन्होंने भी थोड़ा कुछ ऐसा ही बना लिया है कि कर्म पिछले देखेंगे नहीं, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ एक तरफ, दोनों को अलग तरीके से रख के तब सोचना चाहिए, तब किसी भी प्रेडिक्शन को करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे थे शनि की, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिखाता है, क्योंकि हमारे जो पिछले कर्म हैं, जो लेसन हमें लेने हैं, जो टीचिंग्स हमें लेनी है, कहीं ना कहीं वो हमें उनसे जोड़ता भी तो है। बिल्कुल जोड़ते हैं जी। ये देखिए, हर प्लैनेट, मैं बार बार कहूँगा, हर प्लैनेट का रोल है इसमें। जो हमारी टीचिंग्स हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वो हर प्लैनेट अपने तरीके से हमें दिखाते हैं। अगर हम राहु महाराज की बात करें, ठीक है, तो राहु महाराज के अंदर ना शीघ्रता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है, धुएं का कलर है, और धुआं कितनी जल्दी उड़ता है ये आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर शीघ्रता है। वहीं शनिदेव के अंदर थोड़ी सी डिलेनेस है, धैर्य है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इनका बहुत अच्छा पकड़ होती है। जितने भी हमारे जजेस हैं, ठीक है, तो इन्हें हम शनिदेव की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये धैर्य से हर बात को सुनते हैं। अब जजेस की क्वालिटी यही होती है, धैर्य से दोनों पक्षों की सुनते हैं, और जो रिजल्ट, मतलब जो अच्छा जिस पक्ष में जाना चाहिए उसी पक्ष में वो अपना फैसला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हर प्लैनेट का अलग अलग है, अलग अलग टीचिंग्स है। हर प्लैनेट अपने तरीके से हमें कोई नई चीज़ सिखाता है। और इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बैड टाइम इज़ अ गुड टीचर, ठीक है। तो टाइम कभी भी स्टेबल नहीं होता, दशाएं भी कभी स्टेबल नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। तो अच्छी दशा आती है वो भी हमें कुछ अलग तरीके से सिखा के जाती है, और बुरी दशा आती है तो वो भी हमें कुछ अलग तरीके से सिखा के जाती है। बेसिकली वो हर चीज़ों में ना, हर चीज़ को फटाफट करने की, कि पैसा जल्दी आ जाए, चाहे कैसे भी आए जल्दी मिल जाए। तो लेकिन अगर हम बात करें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो वो हमें नई इनोवेशन भी देता है, नई ज़िंदगी को कैसे नई तरीके से ढालना है वो भी सिखाता है। तो फिर भी हम इसको नेगेटिव ही क्यों मानते हैं? देखिए, नेगेटिव नहीं मानते। देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी में ना दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे प्रिडिक्ट करना बहुत बड़े लेवल से, बहुत बड़े तरीके से सोचना पड़ता है। वो है 8th हाउस और राहुदेव। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स को जज करने के लिए अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एक मिस्टेक हो गई तो इसे कवर अप करना ठीक नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता ये कवर अप, ठीक है। उसका कारण है, देखिए, बहुत से पॉइंट्स हैं। राहुदेव कब अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं? एक सूत्र है, अगर मैं बात करूं, 6, 8, 12 में राहु के जो है अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वहीं पे 3rd हाउस में भी उनके कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट हैं। क्यों? 3rd हाउस होता है पराक्रम का, ठीक है, हमारे बाहुबल का। तो राहु के पास जितना बाहुबल है, जितना पराक्रम करने की शक्ति है, वो किसी और प्लैनेट के पास नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं 6th हाउस का, 6th हाउस है एनिमी का हाउस, ठीक है, रोग ऋण शत्रु का हाउस। तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी, अगर जिस भी जातक का 6th हाउस में राहु है, तो ऐसे जातक के आगे उसका दुश्मन नहीं टिक सकता। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहुबल बहुत ज़्यादा उसके पास। जो माइंड गेम्स हैं, राहु से अच्छी कोई नहीं खेल सकता। जब उसने भगवान विष्णु जी के साथ भी छल कर दिया, देवता का रूप धारण करके देवता की लाइन में बैठ के अमृत का पान कर ही लिया, वो तो बाद में पता चला कि भाई ये दानव है। पर जब उसने वो छल के मामले में इतना स्ट्रांग है, तो सिर्फ एक इम्पैक्ट अगर मान के चलूँ कि नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता है कि ये छल बल में बहुत आगे है। पर आज के युग में अगर बात करूं, अगर किसी का राहु वीक है तो ऐसे आदमी को कोई भी इजीली बुद्धू बना के निकल सकता है। तो इसीलिए क्या है, नेगेटिव नहीं है, ये हर टाइम नेगेटिव नहीं होते। अब इन पे काम करती हैं इनकी दृष्टियां, किस प्लैनेट से दृष्ट है या किस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से इनका कैरेक्टर बन जाता है। वहीं अगर इन्हें दृष्टि मिल गई जुपिटर की, तो ये एक राहु है पॉजिटिव साइड वाला, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएगा। वहीं अगर ये शनि से दृष्ट है तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह है और राहु भी पाप ग्रह माने जाते हैं हमारी ज्योतिष में। मैं पाप तो किसी प्लैनेट को नहीं बोलूँगा पापी है, बट एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है हमारी ज्योतिष में कि ये 3-4 प्लैनेट्स जो हैं, 3 प्लैनेट्स हैं पापी ग्रह हैं, ठीक है। शनि, राहु, केतु और सूर्य को हम लोग क्रूर ग्रह मानते हैं, क्योंकि राजा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है और क्रूर होता है, कि जो मेरे को फैसला देना है वो देना है।
तो ठीक है, तो ये 3 प्लैनेट्स हम पाप ग्रह मानते हैं। सिर्फ एक इस टर्म से सबने इंसान को क्या कह दिया, इन तीनों प्लैनेट्स को क्या कह दिया कि भाई ये पापी ग्रह है, ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, इनसे कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, कर्म हमारे हैं। अब मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो मैं उसके फल से नहीं डरूंगा। अब चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, मैं नहीं डरूंगा कि मैंने अपनी नज़र में बहुत अच्छा काम किया। तो यही हल इनका है। इन्हें हमें समझना पड़ता है कि जैसी इनकी संगत होगी, जैसे नक्षत्र के लॉर्ड के साथ इनका रिलेशन होगा, वैसे ही इनके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे केतु की। तो केतु को हमेशा सेपरेशन और लॉसेस से जोड़ा जाता है कि वो आपको अलग कर देगा, अकेला कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी तो हमें जोड़ता है। देखिए, अब इसके लिए मैं बताऊं आपको, केतु का नेचर सेपरेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, जब इंसान विरक्ति के स्थान पे जाता है, ठीक है, अगर मैं हमारे सन्यासियों में बात करूं, तो कोई भी अगर सन्यासी बनते हैं, ठीक है, तो उन्हें 3 चीज़ें, अपना घर त्यागना पड़ता है, ठीक है, अपने माँ बाप त्यागने पड़ते हैं, और दूसरा अपना जो गोत्र होता है, जो जिससे पूरा हमारा सनातन धर्म चलता हुआ रहा है, गोत्र के थ्रू, उन्हें वो भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तभी वो जाके, जब वो अपनी पहचान छोड़ देंगे और जब वो भगवान के नाम से जाने जाएंगे, वो तभी सन्यासी बन सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी हमारे अगर मैं रामानंदाचार्य की उसमें बात करूं, रामानंद संप्रदाय के थ्रू, तो आप जितने भी साधु महात्माओं का नाम देखेंगे, भगवान के नाम के साथ उनके आगे दास लिखा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो अपनी पहचान छोड़ के जब इंसान भगवान के नाम से जाना जाता है, तो ये पावर होती है शनि और केतु की, स्पिरिचुअल से रिलेटेड। शनि प्रधान वाले जो जातक होंगे या सन्यासी होंगे, तो वो योग की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। वहीं अगर केतु वाले होंगे तो वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, केतु का अध्ययन में भी बहुत बड़ा रोल है। वो आपको उस अध्ययन से, उस मार्ग से आपको बताएंगे कि आप भगवान की शरण में कैसे जा सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, केतु प्रधान वाले को गुरु, जो गुरु होते हैं वो अवश्य मिलते हैं, जो हमारी यात्रा भगवान तक तय करते हैं। वो गुरु एक वो डोर है जो भगवान और इंसान को आपस में जोड़ती है। क्यों? इसके पीछे भी स्टोरी है। जब राहु केतु को अलग किया भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से, तो उसके बाद जो सिर हुआ वो राहु हो गया, और केतु था जो धड़, वो अलग हुआ। तो वो जो धड़ था ना, वो नीचे तड़पता रहा, उसे उठाने वाला कोई नहीं था। तो फिर क्या हुआ, ऐसे में लक्ष्मी माँ आई। ठीक है, उन्होंने उसे सहारा दिया गुरु बन के, और उसके बाद श्री हरि के चरणों में बिठा दिया। तो वहाँ पे लक्ष्मी माता ने गुरु का काम किया। तो ऐसे में एक और ये प्रेडिक्शन हो गई कि केतु प्रधान वाले लोगों को गुरु ज़रूर मिलते हैं, और उन्हें भगवान की भी अनुभूति कह लीजिए अवश्य होती है। अगर केतु के साथ, केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं गुरु के साथ पड़े, हाँ, गुरु की दृष्टि अगर केतु पे पड़ रही है, तो ऐसा जो जातक है वो एक अव्वल दर्जे का जगत गुरु भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों? जुपिटर क्या है, ज्ञान का कारक है, ज्ञान का भंडार है। ठीक है, आप उनसे किसी भी पुराण का, किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद का कोई श्लोक पूछ लीजिए, उन्हें कंठस्थ होगा। तो ऐसे में क्या है, ये जगत गुरु की उपाधि उन्हें मिलती है। तो ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं। और अगर योग जोड़ना चाहते हैं कि भाई योग का भी उन्हें ज्ञान हो, तो शनि का भी कहीं ना कहीं लिंक वहाँ मिल जाएगा। ओके। तो सर, कहा जाता है कि अगर ये 3 प्लैनेट्स अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे हों, तो कहीं ना कहीं पैसे की भरमार भी आपको लाके देते हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर मैं बात करूं आज की डेट में भी, कि जितने हमारे कथावाचक हैं, जितने भी जो हैं, तो सब परिपूर्ण है पैसों के मामले में। ठीक है, जितने भी आश्रम हैं, देखिए अब ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। कोई उसका प्रयोग अपने आश्रम को चलाने में लगा रहा है। ठीक है, कोई धन का प्रयोग अपने आश्रम को चलाने में, गौ सेवा में लगा रहा है। ठीक है, और साधु सेवा में लगा रहा है। जिनके पास, बेचारों के पास घर और रोटी नहीं है, उन्हें देने में लगा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ये भी हमारे प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। वहीं पे ज्योतिषी में अगर कोई कुंडली ऐसी मिल गई कि जिनमें लग्न प्रबल है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लग्न प्रबल है और इच्छा पूर्ति का भाव प्रबल है, तो ऐसे में वो जो होगा वो अपने ऊपर धन खर्चने पे ज़्यादा ध्यान देगा एज कंपेयर बाकी चीज़ों को करने में।
तो आज की डेट में इन प्लैनेट्स की वजह से मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो पैसा भी अच्छा खासा छापते हैं, अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलता है। ठीक है, उनकी, मैं ये नहीं कहता कि देखिए कथावाचक को पैसा लेना गलत है, देखिए उन्होंने भी मेहनत करी है, ठीक है, उन्होंने भी अध्ययन किया है, हमारे पुराणों पर, रामायण पर, गीता जी पर, महाभारत पर अध्ययन किया है, उसमें भी टाइम लगा है काफ़ी। और जब कोई, और देखिए ज्योतिष हो, चाहे कथा की लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन हो, मेरा मानना सिर्फ एक ही है, अगर हम किसी को अपना समय दे रहे हैं तो उस समय की वैल्यू है। हम अपना बाकी काम छोड़कर आपको अपना थोड़ा समय दे रहे हैं तो हम उसका चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। विद्या का कोई चार्ज नहीं है, पर जब हम अपना उसे पढ़ा है, हमने उसे समझा है। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हवा पानी खा के इंसान गुजारा नहीं कर सकता। और थोड़ा सा मानना मेरा ऐसा है, जिस युग में जो चीज़ आई उसकी प्रधानता रही है। बिल्कुल। और अगर कोई फ्री में अपनी नॉलेज भी बांटना चाहे ना तो लोगों को लगता है बस एवं ही है, मूल्य नहीं है उसका। आप फ्री में, मैं कह रहा हूँ, अब मैं कोई भी टेंट लगा के सबको ज्ञान देने लग जाऊँ, भीड़ लग जाएगी मेरे पास, पर जो मैं उन्हें बता रहा हूँ वो उसे कभी भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे। अगर उन्होंने, मैंने रेमेडी भी दी है, वो फॉलो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मूल्य नहीं चुकाया है। जब वो मूल्य, जब इंसान की जेब से कुछ जाता है ना, तो वो उसके पीछे उसका रिजल्ट देखने के लिए तत्पर होता है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही मैं बहुत सारे एड्स देखता हूँ जब चलता हूँ ऑटो वगैरह पे, तो बहुत से बाबाओं का ऐड होता है कि आपका समाधान 100%, वरना पैसे वापस। बस पैसे वापस वाली लाइन झूठ होती है, समाधान का मुझे पता नहीं और मैंने कांटेक्ट भी नहीं किया कभी ऐसा। तो ये सिर्फ एक लालच देने वाली बात है। एग्जैक्टली। ठीक है, उन्हें एक लालच मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए साइकोलॉजिकली ये एक बात फिट भी बैठती है। मैं अगर आपसे पैसे ले रहा हूँ और कह दूंगा जा ये तेरा काम पूरा होगा, 100% होगा, तो आप भी ना यही सोचेंगे यार अगले ने बड़े दावे के साथ कहा है कि तेरा काम पूरा होगा। तो हमारी जो अंदर की बॉडी की एनर्जी है ना, वो उस कार्य को करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही वो पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं कि यार ये काम हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पैसे भर दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल इसी के लिए ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, वो जाके आपका काम तो करेंगे नहीं, काम तो आपको ही करना है, बट सिर्फ एक ये उस वजह से जोड़ दिया गया कि हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने के लिए जामवंत जी थे, तो ऐसे ही कह लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर आपको आपकी शक्ति याद दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी वो वाइब्रेशन और एनहांस बस करने उस एनर्जी को आपके अंदर जागृत करने के लिए बैठे हैं कि आप हर चीज़ के केपेबल हो, आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ हो, तो ये कार्य होता है। बिल्कुल सही। तो और ये भी क्या है, देखिए फिर यही हम अपने तीनों प्लैनेट्स को लेके आते हैं, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है, तो ये हमारे अंदर विल पावर भी नहीं आएगी। तो जब तक ये तीनों प्लैनेट्स ठीक नहीं होंगे ना, हमारे अंदर विल पावर नहीं आएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए विल पावर चाहिए होती है। तो सर ऑकल्ट साइंस, अभी हमने एस्ट्रोलॉजर की बात करी थी, एस्ट्रोलॉजर तो बड़ा सारा डराते हैं, लेकिन ऑकल्ट साइंस पर्टिकुलरली इन तीनों प्लैनेट को किस नज़रिए से देखती है? देखिए तीनों, मैंने अभी जैसा स्टार्टिंग में कहा कि ये डिपेंड करता है इनकी संगत पे, इनके भावों पे, इनकी राशियों पे, कि ये किस भाव के स्वामी होकर कौन से हाउस में बैठे हैं, कौन से प्लैनेट से संबंध बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस अगर आप बता पाएँ तो? देखिए छोटा सा कॉम्बिनेशन में बताऊं, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर राहु देवता को अगर जुपिटर की, बृहस्पति की दृष्टि मिलती है, तो ऐसे में क्या होगा, उनकी संगत जो है एक शुभ प्लैनेट्स के साथ होगा, शुभ प्लैनेट के साथ हो गई। अगर वहीं पे वो जुपिटर तीसरे, छठे या 8वें भाव का स्वामी होकर वहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, तो वही दृष्टि नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब हाउसेस भी रोल प्ले करते हैं इनकी? हाउसेस भी, राशियां भी, प्लेनेट भी। वहीं अभी एक जब अच्छे भाव का स्वामी होके जुपिटर एक अच्छी दृष्टि डाल रहे थे राहु पे, तो एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा था। वहीं पे वो जुपिटर दूसरे, मतलब पाप भाव के स्वामी होके अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट वैसा आ जाएगा। अच्छा। और हालांकि नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है जुपिटर, पर रोल है उनके हाउसेस का, किस भाव के स्वामी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं और अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो प्लैनेट वीनस भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है।
तो हर प्लैनेट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर भाव के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर नक्षत्र के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सर जैसे कि वीनस माना जाता है पैसे के लिए, लग्जरी के लिए, और कहीं ना कहीं राहु को भी लग्जरी और पैसों से जोड़ा जाता है, तो इनका क्या कॉम्बिनेशन? देखिए, वीनस को लग्जरी का कारक माना जाता है, धन कारक नहीं माना जाता। अच्छा। ठीक है, धन के स्वामी जो है मून और जुपिटर है। ठीक है, तो लग्जरी का कारक, उस पैसे को हम किस हद तक इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके में इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है शुक्र की परिस्थिति पर। अच्छा। कि वीनस कौन से भाव का है या कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। आपने बहुत सा ऐसा प्रैक्टिकल देखा होगा, कई लेडीज़ ऐसी होती हैं, धनी मानी होती हैं, पर उन्हें श्रृंगार का हल्का भी लोभ नहीं होता। वो कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, वो रोड से भी शॉपिंग कर लेंगे, वो कहीं से शॉपिंग कर लेंगे, और पैसा उनके पास खूब होगा। क्यों? ये वीनस की प्लेसमेंट को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उनके चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट जो है वीक पड़ रही है। ठीक है, वहीं पे दूसरा क्या है कि भले ही जेब में थोड़े कम पैसे हों, बट बंदा लग्जरी लवर होगा। अगर मेरे पास 10,000 हैं किसी के पास, तो वो जाके सोचेगा मैं एक ब्रांड की शर्ट ले लेता हूँ। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये वीनस दिखाता है। ठीक है, धन अगर हम देखेंगे तो वो मून और जुपिटर की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग हम बात करते हैं राहु की। राहु देवता का एक सीन है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर वो उसके पीछे लग गए तो उसे हासिल करके रहते हैं। अच्छा। हाँ, क्यों? उन्हें अमृत चाहिए था। वो उस चीज़, इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है, वो उन्हें चाहिए थी और उन्होंने हासिल कर ली। भले ही उसका रिजल्ट क्या रहा, उन्हें वो भी मंजूर था कि अगर उन्हें पता था अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को हो सकता दंड भी मिले, पर वो उसके लिए भी प्रिपेयर थे। तो यही हाल राहु प्रधान जातकों के लिए है। इस संसार में जो बहुमूल्य वस्तु होगी, उनकी सिर्फ एक थॉट होगा उनका कि ये मुझे चाहिए एनी हाउ। उसके बाद क्या होगा वो मैं नहीं सोचूंगा, पर मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही रिजल्ट किसी इंसान को भी देखने को मिलता है अगर उसका राहु स्ट्रांग हो तो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यही किसी इंसान की लाइफ में भी ये दिखाता है कि उसको एनी हाउ वो चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं देखता। बिल्कुल। क्यों? देखिए, लाइफ हमारे लिए वही काम करेगी जैसी हमारी दशा चल रही है। देखिए, राहु से पहले मंगल की दशा आएगी। अगर वो जातक मंगल की दशा में आराम से बैठा है, ठीक है, और वहीं राहु की दशा नेक्स्ट आ गई, उसके बाद उसके वो चेंजेस ना खुद दिखेंगे। यार, मैं पहले ऐसा तो नहीं था, अब मेरे अंदर ये ग्रीड कहाँ से आ रहा है। तो ये सारा गेम जो है दशा का होता है। मतलब जैसा प्लैनेट का कैरेक्टर है वो हमारे कैरेक्टर के साथ इमर्ज होके हमें दिखाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही तो देखिए क्या है, हमारे अंदर भी ये 9 के 9 प्लैनेट्स विद्यमान है। ठीक है, कभी कोई एक्टिव होता है, कभी कोई एक्टिव होता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, फॉर छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है, तो ऐसे में जहाँ तक मैं कहता हूँ कितना ही ठंडा रहता हो बॉडी से, पर जब उसकी सूर्य की दशा आएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो गर्म रहने लगेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी हैं, अपनाई हैं और चेक किया है इस चीज़ों को। तो ऐसे में क्या है, और बार बार ऐसा लगेगा इस जातक को फीवर है। तो मेरे पास सच में एक प्रैक्टिकल ऐसी कुंडली आई थी जिसकी सूर्य की महादशा चल रही थी। ठीक है, तो बार बार, और बच्चा करीब 17-18 साल का था। अच्छा। ठीक है, तो उसके पापा ने कहा कि सर ये मतलब बार बार गर्म ऐसा रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे फीवर है। बट हम डॉक्टर के पास भी लेके गए, कुछ नहीं निकलता इसे। मैं तब बताया उन्होंने, मैंने सर इसकी सूर्य की दशा है और उसका जो लग्न था वो भी फायरी राशि साइन का था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो गया ना, तो बॉडी ऑटोमेटिक गर्म रहती है। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकल। हमारे बॉडी में हर प्लैनेट की एक अलग नाड़ी है, वो एक्टिव होती है, वैसे दशा हमें दिखाती है, वैसे रिजल्ट्स, वैसा स्वभाव हमारा बना देती है। ओके। वहीं अगर देखिए, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम इन 9 प्लैनेट्स को पीछे छोड़ देते हैं, तो हमारी जो बॉडी एनर्जी है वो एक ही होती है। तो यही एक डिफरेंस है एक भगवान के मार्ग में और एक प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल सही। तो कहते हैं कि राहु और केतु पास्ट लाइफ और साइकिक हमारी जो एनर्जीज हैं उसको और इन्हांस करती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। पास्ट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पास्ट लाइफ के लिए ना सारे प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं। ओके। ठीक है, कोई भी एक प्लैनेट की वजह से हमें ये लाइफ नहीं मिली भी, बाकी 8 प्लैनेट्स की वजह से भी हमें लाइफ मिली है। बिल्कुल तो सबका रोल पास्ट लाइफ से लिंक्ड हो गया। अगर मैं साइकिक बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। अच्छा।
ठीक है, साइकिक प्ले कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। जिस भी जातक का 12th हाउस में राहु होता है, ठीक है, ऐसे जातक को क्या होता है, जब भी वो सोता है उसे सपने में उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। इवनली इन फ्यूचर भी दिखता है उन्हें। अगर वो किसी रोड से जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये पूरा माहौल जो है मैं पहले कहीं देख चुका हूँ, ये फील मैं कर चुका हूँ। तो अगर ऐसा कोई भी जातक होगा तो आज ही अपने जाके चार्ट में चेक करें, उनके 12th हाउस में कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली और कमेंट भी करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो उससे देखिए क्या होगा, हमें हमारी विद्या का जो हमने अध्ययन किया है हमें भी उसके बारे में पता चलेगा और पता चलेगा। देखिए हमें हमारी विद्या पे भरोसा है, बिल्कुल सही। और भरोसा कब होगा? जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा। बिल्कुल। तो ये एक साइकिक अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन ऐसा बनता है। जी। केतु वाले जातक की इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक मून और एक केतु, इनकी इंट्यूशन पावर का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है। अगर केतु प्रधान है तो उनके पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर्म ऐसे पेंडिंग रह गए हैं जो उन्हें इस जन्म में पूरे करने हैं, और वो अध्यात्म से रिलेटेड है। जब हम अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं ना, और ऐसा माना भी जाता है, तो हम जब अध्यात्म भगवान की खोज में लगते हैं तो हमें बीच में सबसे पहले परेशान करने आती हैं सिद्धियाँ। ठीक है, आपने ये शब्द सुना होगा कि ये बाबा सिद्ध है, इनके पास सिद्धियाँ हैं, बगलामुखी की सिद्धि है, इनके पास फलाने की सिद्धि है। तो ये आती हैं चीज़ें बीच में, शक्तियाँ आती हैं उसे हमें उस राह से भटकाने के लिए, जो उस राह को पार कर जाते हैं। देखिए सिद्धियाँ बाद में भी मिलेंगी, जब हमें भगवान की प्राप्ति होगी तो वो सिद्धियाँ बाद में भी मिलेंगी, पर जब ये सिद्धियाँ आती है तो इंसान जो है रास्ता भटक जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। तो केतु वाले का जो होता है ना, तो पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा कर्म छूट चुका होता है, तो उससे इंट्यूशन पावर उनकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो किसी को भी अंदर बैठे बैठे आंक सकते हैं कि यह जातक किस किस्म का होगा। कहीं ना कहीं ऑकल्ट एक्सपर्ट्स भी केतु से ही केतु रूल से करते रिलेटेड होते हैं। देखिए ऑकल्ट में एक प्लैनेट का हाथ नहीं होता, मैं बार बार कहूँगा, पास्ट लाइफ में किसी एक प्लैनेट का हाथ नहीं है। ठीक है, ऑकल्ट में मून भी काम करता है, ठीक है, जुपिटर भी काम करता है, मरकरी भी काम करता है, वीनस भी काम करता है, कहीं ना कहीं सूर्य भी काम करता है। ठीक है, फॉर एक ऐसा पॉइंट उठाते हैं ज्योतिष में कि जिस भी जातक का 8th हाउस का सूर्य है, मरते हुए इंसान के पास अगर उसे बिठा दें तो उसके प्राण जल्दी नहीं छूटते। अच्छा। ठीक है, क्यों? सूर्य आत्मा का कारक है और 8th हाउस से रिलेशन है उसका, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी पावर कह लीजिए कि है जिससे कि कुछ ना कुछ एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हर प्लैनेट का अपना पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, बट अगर वहीं अगर मैं केतु प्रधान की सिर्फ बात कर रहा था आपसे, तो ये एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहती है। ठीक है, हर प्लैनेट का रोल है ऑकल्ट साइंस में, मून का भी है, जुपिटर का भी है, मरकरी भी है, सारे प्लैनेट, और 8th हाउस। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, बट जब इंट्यूशन पावर की बात आती है तो वहाँ सिर्फ 2-3 प्लैनेट्स हैं जो काम करते हैं। तो ये मतलब ऐसा मैं कहूँगा कि हर चीज़ में रोल है इनका, साइकिक से रिलेटेड तो खासकर है। दिमाग पढ़ना, क्या कब कौन करने वाला, ये एक्शन पहले से बता देना, वो उनके अंदर विद्यमान होता है। और शनि को भी तपस्या, समाधि और अकेलेपन के लिए जाना जाता है। हाँ जी, शनि क्या है? देखिए शनि को क्या है, मैं इसकी आपको कथा बताता हूँ, क्या कहानी है इनकी। जब शनिदेव की शादी हुई, अच्छा। ठीक है, तो वो चाहते नहीं थे कि मेरी शादी हो, मैं बजरंग बली की तरह रहना चाहता हूँ, मैं सन्यासी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। तो उनकी शादी तो हो गई। ठीक है, जब शादी होगी उनकी तो वो कभी भी अपनी वाइफ के पास नहीं आए। अच्छा। ठीक है, वो चाहते थे मैं अलग ही रहूं, सेपरेटिव नेचर उनका वहीं से बन गया। ठीक है, सेपरेशन का कारक यहाँ से जुड़ा हुआ है कि वो अपने गृहस्थ आश्रम में भी होके वो विरक्त वाला भाव अपने अंदर रखते थे। वहीं उन्हें उनकी वाइफ से श्राप भी मिला कि अब जिस घर में भी तुम दृष्टि डालोगे तो तुम्हारी दृष्टि जो है वक्र हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शनि की दृष्टि जो हम लोग शुभ नहीं मानते, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनका श्राप जो था वो वहाँ से परिपूर्ण हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी शनि मंदिर जाएं तो शनि महाराज के सामने ना खड़े हों, सामने से खड़े होकर कभी भी, और आई टू आई कांटेक्ट ना करें,
उनके चरणों में देखें हमेशा। तो ये एक छोटी छोटी हम इन्हीं कथाओं से रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो वहीं से उनका जो ये नेचर हो गया सेपरेटिव हो गया। वो भी सबसे बड़े भक्त बनने चाहते थे। जैसे हनुमान जी राम जी के भक्त थे, वैसे ही वो भोले बाबा के भक्त बनना चाहते थे। परंतु वो गृहस्थ आश्रम में जुड़ के फिर मतलब बहुत सी मतलब ये कथा हमारी प्रचलित है शनिदेव से रिलेटेड। तो इस वजह से उनका जो नेचर हो गया सेपरेटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं इसी कथा के माध्यम से जो है हम शनि महाराज का जो करेक्टर है उस तरीके से डिफाइन करके और यही हम उसी तरीके से उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। ओके। तो सर अगर लाइफ में बार बार सिमिलर पैटर्न से हमारी लाइफ गुजर रही है, ऑलमोस्ट सेम सेम चल रहा है, तो क्या ये तीनों प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, इन तीनों प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पे काम करते हैं योग और दोष। ठीक है, ये काम आता है योग और दोषों के ऊपर। जैसे पितृ दोष हो गया, ठीक है, वो ये काल सर्प दोष हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। ठीक है, बार बार जॉब का छूटना, बार बार लॉसेस होना, ठीक है, बार बार एक्सीडेंट्स होना, ये सब इन्हीं चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये सारा जो कारोबार है वो योग और दोष पर डिपेंड करता है कि किस जातक की कुंडली में कौन सा दोष बन रहा है या किस जातक की कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। तो सिमिलर पैटर्न्स उन्हीं पे बार बार डिपेंड होते हैं। ओके। तो सर अगर बार बार कोई अपनी कुंडली में शनि राहु केतु की प्लेसमेंट से डर रहा हो तो उन जातकों के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो कहूँगा एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करें। अगर नहीं भी करना चाहते, मैं उनके बेसिक पॉइंट्स अभी तक इस पूरे पॉडकास्ट को सुने, ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स उनके माइंड में आ जाएंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि वो कौन से प्लैनेट से दृष्ट हैं, 1, 4, 5, 7, 9th लॉर्ड से और 10th लॉर्ड से अगर दृष्ट हैं तो वो उनके लिए अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। क्योंकि ये पांचों भाव जो हैं एक अच्छे भाव माने गए हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरा वो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और उनके नक्षत्र के लॉर्ड की उनके साथ कैसी सिचुएशन है। ठीक है, परस्पर कैसा संबंध है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5-9 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, या 2-12 का रिलेशन बन रहा है, तो ये डिपेंडेंसी है। और पहले पॉडकास्ट भी जितने भी हैं उसमें सारे रिलेशंस को मैं समझा चुका हूँ कि कौन से रिलेशंस अच्छे होते हैं और कौन से बुरे होते हैं। तो सर के चैनल पे भी जाके आप पॉडकास्ट देख सकते हैं जहाँ पे आपको इन सिमिलर वीडियोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। हाँ जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उन सारे पॉइंट्स को चेक करके आप अपनी कुंडली में खुद पता लगा सकते हैं कि राहु केतु और शनि महाराज आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे या पॉजिटिव की तरफ। तो सर अगर हमें पता है कि ये हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं ये तीनों ग्रह राहु केतु एंड शनि, तो क्या ऐसे कोई रेमेडीज़ हैं जिनसे हम अपनी इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकें? देखिए, ऐसी रेमेडीज सिर्फ ये हैं। देखिए, हम पहली बात तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड हमें कष्ट मिल रहा है तो क्या होता है, हम उसकी शरण पकड़ लें। और उनकी शरण कैसे मिलेगी? उनके मंत्रों का जाप करके। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें तो उनकी जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। उनके रिलेटेड चीज़ों का दान करें, ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट्स नेगेटिव वाले हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, एक्चुअल में ख़त्म तो नहीं होंगे क्योंकि हमारे कर्म का ही रिजल्ट है, पर वो कम हो जाएंगे। फॉर अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो ये एक विनती करते हैं कि भूल चूक अनजाने में जो भी हमसे कर्म खराब हुए उसे आप क्षमा करें और हमें हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में हमारी मदद करें। तो मंत्रों को जाप से हम ये उनसे विनती करते हैं। तो यही एक मतलब मैं रेमेडी सबको कहूँगा, चाहे वो शनि है, चाहे वो राहु हैं, चाहे वो केतु हैं, तो उनसे रिलेटेड मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जाप करें और उन्हें जो रिजल्ट्स हैं वो खुद प्रैक्टिकल दिखेंगे। ओके। और ये भी कर सकते हैं कि उनकी जो लर्निंग्स है, उनकी टीचिंग्स हैं, अगर हम उनको भी फॉलो करें तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हम कम कर सकते हाँ जी, बिल्कुल। जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी उनसे रिलेटेड कथाएं हैं, उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें, तो ऑटोमेटिक जो है उनकी टीचिंग से जो वो सिखाना चाहते हैं उससे हमें हमारी लाइफ में सुधार करें और ऑटोमेटिक वो चीज़ जो इम्पैक्ट कम हो जाएंगे हमारी लाइफ में। हैं। ओके। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या ऐसा टिप देना चाहेंगे या क्या ऐसी लास्ट, जिसे कहते हैं ना लास्ट एक लाइन जो हमेशा हमारे ऑडियंस को याद रहे और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ऐसी टीचिंग्स, ऐसी लर्निंग को अप्लाई भी कर पाए? देखिए, सिर्फ यही 4 वेद सब पुराण में बात लिखी है दोए, सुख देन ते सुख होत है, दुख देन ते दुख होए। ठीक है, तो ज़िंदगी में खुश रहो, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करो, लोग कितना ही बुरा कर रहे हो,
पर आप अपने अंदर अच्छे की भावना रखो, आपको तरक्की और सभी प्लैनेट्स की कृपा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से हमने बात करी और इवन हमने बहुत सारी चीज़ें जानी भी। बट पर्टिकुलरली काफ़ी मिथ्स थे जो काफ़ी लोगों के हमारे क्लियर भी हुए होंगे कि शनि राहु केतु सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते, वो आपको पॉजिटिव एक सक्सेसफुल लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हम नए नए टॉपिक्स के बारे में हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।